हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एंड फन। मेरा नाम है अंकित शर्मा। मैं आज बात करने वाला हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल से जो है यूपी पुलिस के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो इसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसमें कि काफी बच्चों को कुछ डाउट हो रहा था कि नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर होगा, अब हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कितना इसमें जो है सेफ स्कोर रह सकता है। तो इसमें जो है आज कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे नॉर्मलाइजेशन रिगार्डिंग है, हमें इसमें जो है तुक्का लगाना सही रहेगा नहीं रहेगा, कहाँ पर तुक्का लगाना चाहिए, और कितना जो है हमारा सेफ स्कोर इस बार रहेगा, किस सब्जेक्ट को पहला अटेम्प्ट करें जिससे कि हमारा जो है टाइम मैनेजमेंट हो जाए। सबसे बड़ा मेन चीज है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है, देखिए एग्जाम हर एक कोई सॉल्व पेपर सॉल्व कर लेता है, लेकिन सबसे मेन चीज होती है उसमें टाइम के अनुसार आपको पेपर सॉल्व करना होता है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के आज मैंने ये जो वीडियो बनाई है। और अब आपको क्या पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्या सारी सारी जो चीजें हैं मैं इसमें आपको समझाने वाला हूँ। तो बस आप हमारे साथ इस वीडियो बने रहिएगा, और जो साथी चैनल में पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें जाकर के आप हमें फॉलो कर लीजिए, और उसका टेलीग्राम ग्रुप भी है। आप जो है अब आप पेपर दे के आए, आप उसमें जो है जाकर के हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के उस जो आपका एग्जाम पेपर है उसको भी आप वहां पर सेंड कर सकते हैं, जिससे कि हम जो है जिनका भी आगे आने वाला पेपर है उसको सॉल्व करा सके, ठीक है। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि सबसे पहला जो पॉइंट है आपका वो है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। सबसे ज्यादा बच्चे यही परेशान है कि किस शिफ्ट को जो है इसमें फायदा होने वाला है, या कि जो लास्ट वाली जो शिफ्ट है उनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, या जो पहले जो शिफ्ट है उनको सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जो बात करते हैं, हम बात करेंगे इस वाले पॉइंट पर कि आपको सबसे पहले किस जो है सब्जेक्ट को यहाँ पर जो है क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, चार सब्जेक्ट है आपके, हिंदी, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, ठीक है। टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 150 यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि टाइम की बात करूं जो है आपका यहाँ पर 2 घंटे का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा, और ये जो है 300 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, किस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले मैं आप सभी से ये कहूंगा, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी ही राय को मान के चलें। मैं ये कहूंगा कि आपको जो अच्छा लगता है, आप जिसमें भी अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं वो करें, लेकिन एक जो ज्यादातर जो सभी जो चीजें अपनाते हैं जिससे कि टाइम मैनेज अच्छी तरीके से हो सकता है, उस चीज को मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप जो है हिंदी को अटेम्प्ट करें। हिंदी में भी वही जो आपको आता है, क्योंकि देखिए हिंदी और जीके ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, इसमें आपको अगर आता है तो आप टिक कर दीजिए, वरना इसमें ज्यादा जो है टाइम नहीं लगता है। ऐसा नहीं है मैथ की तरह इसमें सॉल्व करना होता है, ऐसा कुछ नहीं। जो चीज अगर आपको आती है तो आप उसमें टिक करेंगे, वरना उसको वहीं पे छोड़ देंगे। तो इसी तरीके से सबसे पहले आप क्या कीजिए, हिंदी को सॉल्व कीजिए। हिंदी में जो चीजें आपको आपको आती हैं उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करता हूँ जीके की, जीएस की। तो जीके जीएस में आपको वही करना है, सबसे पहले जो चीजें आती हैं उनको कर देना है, बाद बाकी चीजों को छोड़ देना है। ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है कि इसका क्या होगा इसका क्या होगा। जो चीजें आपको लगता है कि हाँ ये हमको आती हैं, उनको सबको लगातार जल्दी जल्दी करते जाइए, पेपर में टिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद इनको करने के बाद जैसे ही आपका हिंदी और जीके जीएस का जैसे ही आपका यहाँ पर ये टिक आपके हो जाए, इसके बाद आपको क्या करना है, ओएमआर। यहाँ पर आपको ओएमआर शीट लेनी है। क्या करना है, ओएमआर शीट को इसके जैसे ही आप टिक करते हैं उसमें तुरंत आप इसमें फिलअप कर दीजिए, क्योंकि देखिए लास्ट में होता क्या है, जब आप मैथ और रीजनिंग वाले ये क्वेश्चन जो करते हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है, और ये जो ओएमआर शीट है इसमें भी गोले भरने में बहुत ज्यादा समय जाता है। तो इसमें आप क्या कीजिए, जैसे ही इनका ये आपका हिंदी और जीके जीएस वाला पोर्शन जैसे कंप्लीट हो, तुरंत ओएमआर शीट में गोले फिलअप कर लीजिए जो आपने यहाँ पर टिक लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके बाद आप चाहें तो रीजनिंग को पहले प्रायोरिटी दे सकते हैं या फिर पहले मैथ को प्रायोरिटी दे सकते हैं, जिसमें भी आपको सबसे ज्यादा जो लगता है। ये देखिए, ये बच्चों के ऊपर आधार करता है कि सबसे पहले इसमें वो कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करना चाहता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रीजनिंग को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ को प्रायोरिटी देते हैं। हालांकि मैं कहूंगा कि आप मैथ को दीजिएगा, मैथ जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उनको सॉल्व कीजिएगा, बाद बाकी को छोड़ दीजिएगा जो आपको लेंदी लगते हैं। उसके बाद इसी तरीके से रीजनिंग को करना है। रीजनिंग में वही करने हैं जो आपको सॉल्व जल्दी हो जाए। जो ज्यादा लंबे हैं, जो कैलकुलेटिव आपको लगते हैं, जिसमें लेंदी हैं, उनको आपको रीजनिंग में छोड़ते जाना है। तो जैसे ही आपका मैथ और रीजनिंग का ये आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको ओएमआर शीट लेनी है दोबारा से, और उसमें ओएमआर शीट लेने के बाद इसमें आपके अपना जो है गोले भर लेने हैं। तो मतलब यह सब यही चीज आपको अपनानी है।
पहले आप हिंदी जीके जीएस कीजिएगा, उसके बाद ओएमआर शीट को फिलअप कीजिएगा, फिर उसी की तरह मैथ और रीजनिंग को सॉल्व कीजिएगा, उसी के बाद फिर आपको जो है यहाँ पर ओएमआर शीट को फिलअप कीजिएगा। इस तरीके से आपका टाइम भी अच्छे से मैनेज हो जाएगा और आपका ओएमआर शीट भी फिलअप हो जाएगी। क्योंकि मैंने काफी टाइम बाद देखा है, काफी बच्चों को देखा है कि होता क्या है कि काफी बच्चे सबसे पहले ये करते हैं कि कोई बहुत बच्चे तो मैथ लेके बैठ जाते हैं, रीजनिंग लेके, क्योंकि इसमें जो है सबसे ज्यादा टाइम आपका खत्म, सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं ये दोनों सब्जेक्ट जो। तो इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा बच्चा इसी में टाइम देता है और फिर इनके लिए सब्जेक्ट में टाइम नहीं बचता है और ओएमआर शीट भी पूरी तरीके से फिलअप नहीं हो पाती, जिससे कि काफी बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप हिंदी और जीके और जीएस को जैसे ही आप कंप्लीट कर लें, उसके तुरंत बाद ही आप ओएमआर शीट को वहां पर फिलअप कर लें। फिर आपको क्या करना है, मैथ और रीजनिंग को देना है, फिर उसके बाद ओएमआर शीट भरनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर पूरा सॉल्व करना है। और देखिए एक चीज और मैं बता दूं, इसमें आपको हिंदी और जीके जीएस में ज्यादा समय नहीं देना है। तकरीबन मैं मान के चलूं 10 मिनट, 10 मिनट आपको यहाँ पर हिंदी को देने हैं, उसी के हिसाब से 10 मिनट आपको यहाँ पर जो है जीके जीएस को देने हैं। मतलब कि ओवरऑल जो है 20 मिनट यहाँ पर आपको इसको देने ही देने हैं। इस कम में करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप 10 मिनट में इन दोनों को जरूर कवर कर लीजिए। मतलब 20 मिनट में आपको ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। ठीक है ना। अब आपके पास बचती हैं लगभग 100 मिनट। 100 मिनट में आपको क्या काम करना है, यहाँ पर ओएमआर शीट भी फिलअप करनी है और आपको मैथ और रीजनिंग भी सॉल्व करनी है। तो लगभग इसमें जो है मैथ में लगभग यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कितने? 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि आपको लगभग यहाँ पर 15 से 20 मिनट का समय ही आपको यहां पर लेना है। ठीक है ना। और हो सके ज्यादा खींचे तो आप यहां पर 25 मिनट, लेकिन आपको कोशिश यही करनी है कि 15 से 20 मिनट में यहां पर ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद जैसे ही आप 20 मिनट यहां पर लगभग आपके पास 80 मिनट यहां पर रह जाएंगे। 80 मिनट में आपको ये रीजनिंग कवर करनी है। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा आपके टाइम मैनेजमेंट हो सके उतना जल्दी से आप कीजिएगा। क्योंकि देखिए, अब देखिए, अगर आप पहले ये सोच के चलें कि मैं इसको फिलअप कर लूं, इसको फिलअप कर लूं, फिर उसके बाद में मैथ को टाइम दे दूं, फिर रीजनिंग को टाइम दूं, क्योंकि इसमें जब आप लास्ट में ये इसमें गोले करेंगे ना, तो गोले भरने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। अगर आप साथ ही अगर इसको करते चलेंगे ना, तो यहां से इसका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, यहां से इसका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। आप चाहे तो सब्जेक्ट वाइज भी आप इनको कर सकते हैं कि हिंदी कर लिया तो तुरंत कर दे, जीके कर लिया तो तुरंत कर ले, या फिर आप दो दो इनको पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले 2 मैंने कर लिए, फिर ओएमआर शीट भर लो, फिर 2 कर लिए, फिर ओएमआर शीट कर लो। और आपको टाइम अगर बचता है तो आप दोबारा से भी इसको रिपीट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप पहले सब्जेक्ट हिंदी और जीएस को चूज कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर ओएमआर शीट को जो है यहाँ पर भरिएगा। पहले ये मत करने लग जाइएगा कि आप मैथ और रीजनिंग को लेके बैठ जाए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आपको किस सब्जेक्ट को पहले सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है आपको तुक्का लगाना सही रहेगा, सेफ रहेगा, नहीं रहेगा। देखिए, अगर आप मान के चलिएगा, अगर आप यहां पर 100+ अगर आप यहां पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने 100+ यहां पर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो आप यहां पर तुक्का बिल्कुल मत लगाइएगा। ठीक है ना, ये तुक्का बिल्कुल मत लगाइए। अगर भाई मान लीजिए, अगर आप बहुत बच्चों ने सिर्फ मान लीजिए मुश्किल से मुश्किल यहां पर 70 से 80 ही क्वेश्चन यहां पर करे हैं, तब तो आप भाई, मैं ये कहूंगा आप यहां पर तुक्का लगाइए, क्योंकि आपके पास कोई और चांस नहीं है। लेकिन हाँ, जो 100+ जो स्कोर करके आ रहा है, जो यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहा है ना, तो वो मत लगाइए। सिर्फ तुक्का उसी में लगाइएगा जहां पर 50-50 चांस होते हैं ना, वहीं पर आपको तुक्का लगाना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि जहां पर जैसे मान लीजिए आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से आप मान लीजिए कोई भी 2 ऑप्शन को आप नेग्लेक्ट कर देते हैं कि इसका ये भी नहीं हो सकता, इसका ये भी नहीं हो सकता। अब आपको लगता है इन दोनों में से एक हो सकता है, तो आप क्या कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस को जरूर यहां पर अटेम्प्ट करके आइएगा जहां पर आपको 50-50 चांस लगता है। क्योंकि देखिए, अगर गलत होगा तो 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहती है, अगर आपका सही होगा तो सीधे 2 नंबर का आपका यहाँ पर फायदा हो जाता है। तो आप सभी से मैं कहूंगा, जहां पर 50-50 का अगर आपको चांस लगता है, तभी आप यहाँ पर तुक्का मारिएगा, वरना नहीं मारिएगा। और जहां पर अगर आपको 100+ अगर आपको लगता है कि मेरे सही है, तो आप बिल्कुल भी तुक्का न मारे, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की, कि नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट को किसके आधार पर। देखिए, नॉर्मलाइजेशन जो आपका होगा वो शिफ्ट के आधार पर होता है, और आपका जो नॉर्मलाइजेशन जो आपका डिपेंड करता है, 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। वो ये है, एक तो आपका पेपर का लेवल कैसा है, इजी है या हार्ड है। दूसरा आपकी एक्यूरेसी आपकी कैसी है। तो देखिए,
अब कुछ बच्चों का ये मानना है कि जिनका शुरुआत में जो एग्जाम है उनका बहुत फायदा होगा, और जिनका जो लास्ट में एग्जाम है 30 और 31 वालों का, इनका बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला, इनको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलने वाला है। तो देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए हाँ ये बात सही है कि जो जिनका स्टार्टिंग में जो एग्जाम है 23, 24, 25 वालों का, और खास करके 23 वाले बच्चों का, तो इनको जो है नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिलेगा। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है, इनको पैटर्न, जो एग्जाम का यहाँ पर जो आपका पैटर्न रहेगा, ये किसी को नहीं मालूम है कि आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा आएगा। क्योंकि देखिए जब इनको एग्जाम दिया जाएगा तो इसके आधार पर सभी को पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा आ रहा है। तो जिससे क्या होगा, जो लास्ट वाली जो शिफ्ट है इनको पैटर्न का पता चल जाएगा, और ये जो है कम से कम अच्छा स्कोर, और एक्यूरेसी अच्छी रहती है तो नॉर्मलाइजेशन आपको अच्छा मिलेगा। अगर एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती है तो आपको नॉर्मलाइजेशन अच्छा नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा आप ध्यान रखिएगा कि आप जो है जितना कम गलत करेंगे तो उतना आपके लिए नॉर्मलाइजेशन बेनिफिट आपको मिलेगा, और जितना आप ज्यादा गलत करके आएंगे एग्जाम में उतना ही नॉर्मलाइजेशन आपको कम मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे यहां पर आपकी जो शिफ्ट है, यहां पर देखिए मान लीजिए अगर ये आपकी शिफ्ट जो है इजी आ जाती है, ठीक है ना, हालांकि यही होता है ज्यादातर जो है आपका देखा गया है कि जो पहली शिफ्ट होती है उसमें पेपर लगभग इजी आता है, कुछ ही परसेंट चांस होते हैं कि एग्जाम जो है हार्ड आए। क्योंकि देखिए पहली शिफ्ट होती है, एग्जाम पैटर्न को नहीं पता चल पाता है कि आपका जो है यहाँ पर किस तरीके का, इसीलिए आपका एग्जाम जो है इजी आता है। और देखिए जो डिपेंड जो करता है इजी और हार्ड, ये जो निर्भर रहता है, ये रहता है आपके बच्चों के ऊपर। अब आप बोलेंगे कैसे सर? क्योंकि देखिए अगर यहां पर होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन जो डिपेंड करता है कि उस शिफ्ट में बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो कैसा रहा है। अगर मान लीजिए एवरेज स्कोर अगर मान लीजिए कम रहता है तो वहां पर उनको नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिलता है, वो शिफ्ट हार्ड मानी जाती है। अगर मान लीजिए जो एवरेज स्कोर अगर सही जाता है तो वो शिफ्ट जो वो शिफ्ट इजी मानी जाती है और उनको नॉर्मलाइजेशन कम मिलता है। तो ये डिपेंड करता है वहां के बच्चों के एवरेज स्कोर पर, ना कि ये कि पेपर हार्ड या इजी। पेपर हार्ड और इजी जो बनाता है वो बच्चे ही बनाते हैं। जो बच्चे अगर मान लीजिए वहां पर अच्छे बच्चे बैठे हैं, या फिर उनका जो एवरेज स्कोर निकल कर आ रहा है वो अच्छा निकल के आता है, तो ये समझा जाता है कि जो वो शिफ्ट है वो बहुत इजी है, वहां पर नॉर्मलाइजेशन उनको कम मिलता है। और जैसे ही यहाँ पर अगर एवरेज स्कोर मान लीजिए अगर इस शिफ्ट में एवरेज स्कोर अगर कम रहेगा तो यहाँ पर ये मान लिया जाएगा ये शिफ्ट हार्ड थी तो इनको नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिल जाएगा। तो हालांकि जो जिन बच्चों का जो 30 और 31 वाले जो बच्चे हैं जिनका इन डेट को एग्जाम है, तो आप परेशान मत होइए। ऐसा नहीं है कि आपको नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर नहीं मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा, लेकिन हाँ इनके कंपेरिजन में यहाँ पर आपको थोड़ा नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ लेकिन इनके कंपेरिजन में देखा जाएगा कि आपका जो है ये देखी जाएगी आपकी शिफ्ट कैसी है, दूसरा ये जो है इन आपकी एक्यूरेसी कैसी है। तो आपको नॉर्मलाइजेशन इनके कंपैरिजन में थोड़ा कम देखने को मिलेगा, और आपका अगर हो सकता है यहाँ पर अगर आपकी शिफ्ट अगर हार्ड रहती है तो आपको नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गई नॉर्मलाइजेशन की बात कि नॉर्मलाइजेशन आपको किस शिफ्ट के आधार पर मिल सकता है। तो आपकी अपनी एक्यूरेसी सबसे बड़ी मेन चीज है, एक्यूरेसी अच्छी रखिएगा, गलत ज्यादा मत कीजिएगा, तुक्के ज्यादा मत मारिएगा। ठीक है, और मैं तो ये कहूंगा अगर आपको 100+ अगर आप यहाँ पर अटेम्प्ट करके आ रहे हैं क्वेश्चंस को, तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर जो है बिल्कुल भी तुक्का मत मारिएगा। 50-50 अगर किसी क्वेश्चन में चांस हो तो उसमें आपका तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है।